मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर, अगले 6 महीने मार्केट की चाल कैसे रहने वाली है? क्या इसी तरीके के हालात देखने को मिलने वाले हैं या फिर कहीं न कहीं एक हरियाली मार्केट में छा सकती है? देखिए मार्केट वॉलेटाइल तो रहेगा, ये तो हुँ, पक्का है। ये जो 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, फिर 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड टू 1 स्टेप फॉरवर्ड, ये चलता रहेगा। हुँ, और इसलिए चलेगा संध्या, मैं आपको इसको थोड़ा-सा अगर खोल के 5 मिनट में बता दूँ। आप देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट्स हुँ, नए-नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। हुँ, नैस्डैक की बात करें, एस-एंड-पी की बात करें, डाउ की बात करें। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जो देश युद्ध में है, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, हुँ, युद्ध में है वो। $40 ट्रिलियन का उस देश पे कर्ज है। कर्ज़ है, बिल्कुल। महँगाई वहाँ पर बेतहाशा बढ़ी हुई है। हुँ, नंबर्स ठीक आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इस पे प्रश्न चिन्ह है। हुँ, नौकरियाँ वहाँ निकल के नहीं आ रही हैं। हुँ, निवेश वो कहते हैं आ रहा है, मेरे हिसाब से कोई निवेश नहीं आ रहा है। जितने भी आर्थिक पैमाने होते हैं एक अर्थव्यवस्था को नापने के, वो सब विपरीत हैं और मार्केट बल्ले-बल्ले है। ये कौन-सी मार्केट है? तो हुँ, साफ पता लगता है संध्या कि एक लॉबी है वॉल स्ट्रीट में, जो मार्केट को आर्टिफिशियली पंप कर रही है। उसमें पैसा डाल रही है। क्यों? क्योंकि 65% लोग अमेरिका में स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। भारत में तो 20-25 करोड़ के बीच में इस समय डीमैट अकाउंट्स हैं। हुँ, पर अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी मार्केट से जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर जब आप मार्केट ऊपर चढ़ती है, हुँ, तो जो हुकूमत होती है, उसको बहुत ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। अरे वाह! क्या बढ़िया राष्ट्रपति हैं, देखिए हमारी मार्केट तो रोज़ नए-नए रिकॉर्ड्स छोड़ रही है। कैसे हो सकता है? जो देश युद्ध में है, उसकी मार्केट ऊपर जाती जा रही है। ये हुँ, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबली संध्या, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ग्लोबली एक रिसेशन आ चुका है हुँ, और एक खतरनाक ट्रेंड मैंने देखा। वो ये देखा क्योंकि मैं और मेरी टीम हम ग्लोबल इकोनॉमीज़ को एनालाइज़ करते हैं। हुँ, ये जो अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहते हैं, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, हुँ, इटली है, बेल्जियम है। इनकी आप जीडीपी की ज़रा गूगल करके देखिएगा, इनकी ग्रोथ की रफ्तार कितनी है। कोई 0.2%, कोई हुँ, 0.3%, कोई 0.7%, कोई 0 पॉइंट, ये कोई ग्रोथ होती है? ये साफ पता लग रहा है कि अब ये खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है, अपने आप को ज़बरदस्ती रिसेशन से ऊपर दिखाने का। क्योंकि अगर आप रिसेशन में दिखा देते हैं, 2 क्वार्टर्स में अगर आपकी नेगेटिव जीडीपी होती है, तो आप ऑफ़िशियली रिसेशन में मान लिए जाते हैं। हुँ, फिर उसके बाद आपके ऊपर एक स्टिग्मा, एक दाग लग जाता है, ये कंट्री रिसेशन में है। हुँ, तो वहाँ ना निवेश आता है, वहाँ के, मैंने तो लोगों को भी जब दूसरे से मिलते हैं, "अरे! आप तो रिसेशन वाली कंट्री से आ रहे हैं।" यहाँ तक हो जाता है उनके उनके सिटिज़न्स को। हुँ, तो अब ये रिसेशन में नहीं दिखा रहे हैं, परंतु हकीकत में ये रिसेशन में हैं। हुँ, और अगर मंदी आ चुकी है, तो इससे मंदी का असर भारत पर भी आप देख रहे हैं। भारत में हुँ, मंदी नहीं है, भारत हुँ, में कोई रिसेशन नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हम 7 साढ़े 7% से ग्रो कर रहे थे, अब हम हो सकता है कि 5 साढ़े 5, 6 साढ़े 6 इसके बीच में रह जाएँ, डिपेंड करेगा कितनी लंबी ये हुँ, क्राइसिस चलती है। हो सकता है इस समय हम 6 साढ़े 6 के आस-पास हों। रिज़र्व बैंक, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, 2 दिन के अंदर आपको आरबीआई अपने अनुमान दे देगा। हुँ, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर दबाव आएगा। क्योंकि जीडीपी अगर नीचे आती है तो हुँ, प्रॉफिट्स, और मार्केट तो कंपनी से ही बनता है। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अगर वीक होते जाएंगे, उनकी टॉप लाइंस और बॉटम लाइंस अगर कमजोर होंगी, तो मार्केट, मुझे लग रहा है, और ग्लोबली अगर मंदी आई हुई होगी, हुँ, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट दबाव में, एक बार मार्केट छलांग मारेगी, हुँ, ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, हुँ, मार्केट एक बार जबरदस्त छलांग मारेगी। पर सवाल ये है कि क्या वहां टिक पाएगी? हुँ, क्योंकि अगर ये मंदी आ चुकी है, मैं कह रहा हूं, हुँ, पर इसको इंटरनेशनली भी तो रिकॉग्नाइज किया जाए ना, कि मंदी, हाँ मंदी आ गई, वो तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो ये आप आपके ना मानने से क्या मंदी रुक जाएगी? मैं हुँ, आपसे पूछूं संध्या, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूं कभी कभी। एक व्यक्ति था, उसने कहा जी मुझे, मेरा शरीर टूट रहा है हुँ, और मैंने छू के देखा, मैं गर्म भी बहुत हूँ हुँ, और मुझे भूख भी नहीं लग रही, मेरा सिर भी भारी हो रहा है और मेरी कपकपी छूट रही है। तो आपको बुखार है? नहीं, मुझे बुखार नहीं है। पर ये सब चीज़ें मुझे हैं। तो हुँ, ये कुछ ऐसा ही है कि आपको बाकी सारे सिम्पटम जो दिख रहे हैं, वो आपको बुखार के दिख रहे हैं, पर आप थर्मामीटर लगाने नहीं दे रहे किसी को, और हुँ, थर्मामीटर लगाते हैं, तो आप उसकी रीडिंग ब गलत बताते हैं। तो फिर तो जबकि बाकी सारे सिम्पटम दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जैसे ही ये मंदी ऑफ़िशियल तौर पर संध्या स्वीकार करी जाएगी, हुँ, तो मार्केट फिर वहाँ टिक नहीं पाएगी। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल, क्योंकि वोलेटाइल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, हुँ, ऐसा लग रहा है कि मार्केट उसमें, एक जैसा सपेरा बीन बनाता है ना, तो उसके आगे नाग पड़ा होता है, तो सपेरा ऐसे-ऐसे घुमाता है, वो नाग का सिर आपने देखा होगा ऐसे-ऐसे घूमता है। हुँ, मार्केट बिल्कुल उस साँप की तरह बिहेव कर रही है।
हुँ, वो सपेरा बीन बजाता है, ऊपर ले जाता है तो ऊपर हो जाती है, नीचे ले जाता है तो नीचे हो जाती है। मार्केट इज स्वेइंग टू द ट्यून्स ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज डिसीजंस। तो अभी इस चंगुल से मार्केट जब निकलेगी और रियलिटी में आएगी सामने, तो मुझे लग रहा है वैश्विक मंदी आ चुकी है। हुँ, भारत में मंदी नहीं है, भारत में स्लो डाउन है। हुँ, भारत में जो रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी पड़ी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई भारत में बहुत बड़ी चिंता मुझे नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन संध्या बहुत वल्नरेबल है। कम इनकम वाले ज़्यादा लोग हैं जिनकी हुँ, बहुत बहुत थोड़ी इनकम होती है। उनके ऊपर अगर थोड़ा भी महंगाई का फ़र्क पड़ता है, तो उन लोगों की ज़िंदगी बहुत प्रेशर में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। पर तो इसलिए मार्केट्स मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड रहेगी। हुँ, एक दफ़े मार्केट ऊपर जाएगी, पर सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ टिक पाएगी हुँ, और क्या और ऊपर जाएगी, वो एक प्रश्न चिन्ह हुँ, मुझे नज़र आता है। तो इसलिए मार्केट में बट हैविंग हुँ, सेड दैट आपकी बात का आखिरी जो आपने पूछा था मैं आखिरी स्टेटमेंट उसमें डाल दूँ। लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का अच्छा लगता है क्योंकि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, हुँ, वो इंटैक्ट रहेगी लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो मुझे लगता है मार्केट में संध्या 10 साल के लिए आना चाहिए। हुँ, अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, तो हुँ, उसको लंबे वक़्त के लिए रखिए। अब किसी ने मेरे से पूछा संध्या कि 10 साल क्यों बोलते हैं आप? हुँ, मैंने कहा 10 साल में ढाई ट्रम्प आ जाते हैं। हुँ, हुँ, 4 साल का 1 ट्रम्प, हुँ, 4 साल का दूसरा ट्रम्प और 2 साल का एक और ट्रम्प। तो कहने का मतलब ये है कि 10 साल के अंदर कोविड भी हो जाता है, रशिया-यूक्रेन वॉर भी हो जाता है, ईरान युद्ध भी हो जाता है, हुँ, टैरिफ टैरिफ का गेम भी हो जाता है। उस सबको आप पीछे छोड़ते जाते हैं। कोविड को हुँ, पीछे छोड़ा है, रशिया-यूक्रेन चल रहा है घमासान पर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पे रशिया-यूक्रेन का आपने देखा होगा इतना असर नहीं दिखाई देता। तो हम बिल्कुल, शुरू में 2022 में चिंतन करते थे, सवा हुँ, 4 साल हो चुके हैं। इसी प्रकार टैरिफ को भी अब हम इस युद्ध ने टैरिफ को भी हुँ, थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। डराने की कोशिश करी थी ट्रम्प हाँ, ने। बहुत कोशिश करी थी, उसको भी अब हम पीछे छोड़ हुँ, अब ये युद्ध है। तो कुछ ना कुछ होता है पर लंबे वक़्त में ये सब चीज़ें पीछे रहती जाती हैं। मुझे तो लगता है संध्या के मार्केट में इस समय बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं, हुँ, जिनका लोग सोचते थे ये इतने का हो जाए ना तो मैं ले लूँगा, हुँ, इतने का हो जाए तो मैं ले लूँगी इसको। तो मुझे लग रहा है कि इस समय बहुत सारे क्योंकि हम यहाँ स्टॉक का नाम तो लेते नहीं है, तो ब्लू चिप्स बहुत सारे आपको और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको इस समय बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेज़ पे मिल रहे हैं। हुँ, तो जो लोग लंबे वक़्त के लिए घुसना चाहते हैं, उनके लिए मार्केट अपॉर्च्युनिटी भी दे रही है ये, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और आप ही की बात से दूसरी निकलती है एसआईपी वाले क्या एसआईपी वाले जो मैंने ज़िक्र किया था, लोग अकाउंट हुँ, बंद करवा के, अरे यार! इसमें तो मिल नहीं इससे अच्छा तो बैंक एफडी अच्छी थी, कम से कम हुँ, 4.5-5% तो मिलता है हमारी, तो एनएवी हिल के नहीं दे रही है, अब वो नीचे हुँ, आ गई है। तो आई थिंक एसआईपी वालों का एसआईपी की खूबसूरती यही है हुँ, कि इट गिव्स यू द अपॉर्च्युनिटी टू एंटर फ्रॉम द बॉटम। हुँ, तो आपको जब कम लेवल्स पे एसआईपी एंट्री दे रही है, तो एसआईपी करी ही इसलिए जाती है। तो हुँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी में आए हैं, हुँ, तो एसआईपी आपको नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ बिल्कुल, व्हाट माय एडवाइस वुड बी। अगर आप 10 साल का नज़रिया रख रहे हैं, हुँ, तभी आइए। याद रखिए सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, हुँ। नॉट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सर अब गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स पर आते हैं। हालाँकि शुरू में आपने तो ये कह दिया था कि हो सकता है कि कहीं न कहीं सोना जो है वो 1,60,000 या फिर 70 तक पहुँच सकता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि बड़े-बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। आपने कई सारी वेबसाइट के जी। नाम भी गिनाए कि जो लगातार बड़े-बड़े टारगेट्स दे रही है। सर एक खिलाड़ी हैं जो कहते हैं कि सोना तो इतना आगे जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हुँ। वो है रॉबर्ट कियोसाकी। या आई नो। रिच डैड पुअर ऐसा डैड के लगता जो है उनके राइटर पास हैं। काफ़ी सोना है। हाँ, मतलब वो तो सर पहले 35,000 का टारगेट था, अब 1,00,000 का टारगेट उन्होंने दे दिया है और चाँदी तो वो कह रहे हैं कि चाँदी तो बहुत तेज़ी से भागेगी, 6 से 7 लाख तक चाँदी पहुँचेगी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इतने बड़े टारगेट्स जो मार्केट में आ रहे हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर, उससे कहीं न कहीं अब चिंता का सबब भी बन रहा है कि क्या इतना बड़ा टारगेट जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि अब सोने का अगला नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 2026 को लेकर? देखिए मैं उनमें से नहीं हूँ जो जो हेडलाइन थंबनेल पे बनाऊँ कि भई सोना सोना 3 लाख और सोना 4 लाख। मैं बहुत रियलिस्टिक कमेंट्री करता हूँ। मुझे लगता है कि ये तो मैंने शुरू में बताया कि आपको सोने-चांदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हुँ, कियोसाकी साहब के साथ हो सकता है उनके पास बहुत सोना पड़ा हो हुँ, एंड ही इज़ बिकम एन इन्फ्लुएंसर। हुँ, जब से उनकी बुक हिट हुई है, हुँ, तो बहुत सारे लोग उनको आइडियलिस्टिक वे में देखते हैं, तो उनको लगता है शायद मेरे बार-बार कहने से ये ऊपर जाएगा। ना मेरे कहने से ऊपर जाएगा, ना कियोसाकी साहब के कहने से ऊपर जाएगा। इसको वैश्विक हालात ऊपर ले जाएँगे और मुझे लग रहा है कि
ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने इसको इसको $6000 का एक टारगेट इस साल के एंड तक रखा है। परंतु उसमें 2-4 महीने ऊपर-नीचे हो सकते हैं हुँ, उस टारगेट को आने में। हुँ, सो मुझे लगता है 2 लाख पहला टारगेट है जो मैं हुँ, लेके चल रहा हूँ। $5000 पहला है, $5000 में तो आपको 1,60,70 दिखेगा। हुँ, द नेक्स्ट टारगेट विल बी 2 लैक्स और उसके बाद फिर ये एक बार 2 लाख पहुँचा, तो फिर मुझे लग रहा है इट विल ऑल सी संध्या क्या है कि टारगेट मैं क्यों नहीं देता हूँ? हुँ, मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हुँ, वो फैक्टर्स कल को कैसे शेप आउट होंगे, हुँ, ये आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ कि कल क्या होने वाला है? आप हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या है, यही नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो हुँ, इसलिए इसलिए पर ये पक्का है कि मुझे सबसे बड़े 2 फैक्टर्स नज़र आते हैं। तो अगर आप सोने-चांदी के शौकीन हैं, हुँ, इन्वेस्टर हैं, कलेक्टर हैं, जो भी हैं आप, 2 चीज़ों पे नज़र रखिए। एक तो इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में डी-डॉलराइज़ेशन हुआ तो इसके बारे में ज़रूर आपको संध्या सामने आती दिखेंगी। दूसरा मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग पर आपको नज़र रखनी चाहिए हुँ, और अगर आप खोद-खोद के अगर ये खबरें निकालते रहें कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कैसी है, क्योंकि वो बड़े लेवल पर वो इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ उनको दिख रहा है ऐसा हुँ, कि ये सोना कुछ तहलका मचाने वाला है। पर सब्र साथ में चाहिए। हुँ, आप चाहें कि रातों-रात हो जाएगा, इतने दिन से क्यों नहीं हो रहा? तो इस टाइम तो वैसे ही संध्या एक असाधारण परिस्थिति बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, क्रूड ऑयल ज़्यादा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में बढ़ रही हैं। तो पर इस रिश्तेदारी को जैसे ही तोड़ेगा, हुँ, देन आई थिंक इट विल स्टार्ट स्टार्ट रनिंग। तो ये कंसोलिडेशन तो इस समय दिख रही है आपको सोने की, हुँ, 1,45,000 और 1,60,000 के बीच में, हुँ, ये हेल्दी है, हुँ, ये अच्छी है। क्योंकि जितने टाइम टिकता है एक जगह पर, हुँ, थोड़ी बहुत रेंज ऊपर-नीचे होती है, हाँ, उतना आगे के लिए ये अच्छा माना जाता है। हुँ, इसका मतलब बहुत सारे निवेशक इस लेवल पर उस पे नज़र बनाए हुए हैं और उसको हुँ, उस पे एंटर कर रहे हैं। तो इसके बाद जो बाइंग आएगी, हुँ, वो एकदम इससे ऊपर की आएगी। हालाँकि मैं ये कहना चाहूँगा साथ में फॉर इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स फॉलोअर्स कि यहाँ से 10% का डाउनसाइड रिस्क भी है। हुँ, यानी कि अगर हम आज साढ़े 4,450 डॉलर पे खड़े हैं, हाँ, $4500 तो यहाँ से 10% नीचे भी जा सकता है। हुँ, इसको हम डाउनसाइड रिस्क बोलते हैं। पर अपसाइड अपॉर्च्युनिटी जो है, हुँ, वो बहुत मुझे मुझे ज़्यादा नज़र आती है। तो ये तो देखिए, ये तो हमेशा ही होता है जब आप फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर संध्या, एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो हुँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप मान लीजिए डाउनसाइड रिस्क है, ना आया वो, आप इंतज़ार हुँ, करते रह गए और ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। सो इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके हुँ। जब करेक्शन आए, थोड़ा-थोड़ा करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए इकट्ठा करना इज़ द राइट वे। मोदी जी की बात को ध्यान में रखिए। सर, आपने ना एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि सेंट्रल बैंक को लेकर आप ज़ोर दे रहे हैं कि उनकी बाइंग पर ध्यान दीजिए। जी, सर, इसके पीछे का क्या वो राज़ है, जिस तरीके से चाइना बहुत तेज़ी से गोल्ड बाय कर रहा है? जी। सर, ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक़्त में क्या चाइना गोल्ड का किंग बन जाएगा और हाँ, अमेरिका को भी पछाड़ देगा? जिस तरीके से इकट्ठा कर रहा है, 1000 टन पिछले साल सोना चाइना ने इकट्ठा किया। हुँ, उसमें से 504 टन संध्या हुँ, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने लाइन लगा-लगा के बेचा। आपको ये भी बताऊँ, सोना-चांदी चाइना में प्रीमियम पे बिकता है। हुँ, बाकी की दुनिया से वहाँ पर रेट $10 फालतू रहता है। तो इस तरीके से चाइना वहाँ पर खरीद रहा है। तो मुझे लगता है कि चाइना जब भी कोई काम, जब रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना ने इकट्ठे करने शुरू किए थे, तो उस समय दुनिया को मालूम नहीं था। वो हुँ, चुपचाप काम करता है। तो सेंट्रल बैंक्स इसलिए खरीद रहे हैं कि उनको लग रहा है कि एक तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से अपनी वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें से हुँ, निकल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी अनिश्चितता बना दी है कि वो विश्वास जो अमेरिकन इकोनॉमी पे था एक समय में दुनिया को, वो विश्वास अब धीरे-धीरे इरोड होता जा रहा है। हुँ, तो एक तो इसलिए निकाल रहे हैं, दूसरा उनको भी ये नज़र आ रहा है कि डॉलर आगे दादागिरी इसकी नहीं चलेगी। हुँ, तो अगर डॉलर नहीं होगा तो फिर क्या? हुँ, ये सवाल ये है ना, अगर डॉलर नहीं होगा तो मान लीजिए मुझे थाईलैंड की करेंसी है, सपोज़ बाहत है, हुँ, एक स्वीडन की करेंसी है, क्रोमा है। हुँ, अब मुझे अगर थाईलैंड और स्वीडन की करेंसी को मैच करना है, हुँ, तो मैं कैसे करूँगा? अभी तक तो डॉलर था कि हुँ, भई थाई डॉ इतने डॉलर, स्वीडिश क्रोमा में इतने डॉलर, तो हुँ, भई दोनों की करेंसी का रेट बन जाता था। हुँ, अब जब डॉलर बीच में से हट जाएगा, तो कैसे आप करेंगे? तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट गोल्ड स्टैंडर्ड वाज़, जो हुँ, 1971 से पहले था, कि आप सोने के आधार पर करेंसी की वैल्यू बनती थी। जिस देश के पास जितना सोना, उसकी करेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग। और चाइना तो इसको रिज़र्व बना रहा है, यानी कि वो युआन का इसको रिज़र्व करेंसी बनाना चाहता है और उसको उसको ये पता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा सोना हुआ,
तो हमारा युआन फिर बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। हुँ, तो आप देखिए कि बड़े-बड़े निवेशक और बड़े-बड़े बायर्स क्या कर रहे हैं सोने कभी आपके साथ मौका लगा, तो हुँ, मैं इस पे आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को बताऊँगा कि सोने की कीमत तय कैसे की जाती है। हुँ, इस पे थोड़ा लंबा डिस्कशन है कि प्राइस डिस्कवरी जिसको हम बोलते हैं। आखिर आज अगर $4,450 है, तो ये कैसे तय हुई? लोग कहेंगे भाई डिमांड सप्लाई पे तय हुई, पर आपको हुँ, हैरानी होगी जान के हुँ, कि डिमांड सप्लाई पे नहीं होती। कभी इसके बारे में अलग से बात करेंगे कि कैसे सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय की जाती है और फिर उसी कीमत को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन और न्यूयॉर्क का कॉमेक्स और अब तो शंघाई का भी एक्सचेंज बहुत स्ट्रांग हो हुँ, गया है। कैसे उस कीमत को फिर आगे फ़ॉलो अप करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। हुँ। जो लोग शौक रखते हैं सोने-चांदी का, पर आई थिंक डू व्हाट द सेंट्रल बैंक्स आर डूइंग इज़ द मैसेज।